हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों में बहुत सारी चीज़ों को देखा था हम लोगों ने देखा था 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर की तिथि। हम लोगों ने देखा था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, किस तिथि को, 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकती हैं। और जब 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो उस स्थिति को हम लोगों ने देखा था कि मकर संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है, समर साल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें सबसे छोटी होती हैं। और 22 दिसंबर को जब सूर्य की सीधी किरणें, लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमकती हैं, तो मकर रेखा सबसे गर्म अक्षांश होती है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटे रातें होती हैं। और जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, किस पर? विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, दो तिथियों को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो उस समय दोनों गोलार्धों में बराबर ऊष्मा मिलती है, दोनों गोलार्धों में समस्थिति पाई जाती है और संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई बराबर पाई जाती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें पाई जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ आज और चीजें देखेंगे। जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं, कल हम लोगों ने देखा था कि सूर्य की सीधी किरणें लंबवत किसके बीच में पड़ती हैं? कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं। किसके किसके बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा के पश्चात और मकर रेखा के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं, यहां पर तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं। कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ती हैं तो उसके पश्चात दक्षिण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देती हैं। और लंबवत किरणें सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत चमकती हैं? 21 जून को। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण की तरफ, यानी लंबवत किरणें दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू हो जाती हैं, या कहिए कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ खिसकनी शुरू हो जाती है। और 22 दिसंबर को, बीच में कौन सी तिथि आ जाएगी? 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी और उसके पश्चात और दक्षिण की तरफ जाएंगी। कहां तक? मकर रेखा तक। यानी 21 मार्च से 22 दिसंबर तक, कहां तक? 21 जून से 22 दिसंबर तक सूर्य की लंबवत किरणें किधर खिसक रही होती हैं? दक्षिण की ओर खिसक रही होती हैं। इसी को कहा जाता है कि हमारा सूर्य दक्षिणायन है। यानी 21 जून से 22 दिसंबर तक हमारा सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है। और बीच में 23 सितंबर को कहां पर चमकता है? विषुवत रेखा पर चमकता है। जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ जाती हैं सूर्य की किरणें, तो इसके बाद और आगे नहीं जाती हैं, फिर उत्तर की तरफ खिसकना प्रारंभ कर देती हैं, या कहिए कि कर्क रेखा की तरफ लंबवत खिसकना प्रारंभ कर देती हैं। जब उत्तर की तरफ खिसक रही होती हैं तो बीच में 21 मार्च आता है। कब आता है? 21 मार्च आता है। तो जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर चमकती हैं और उसके पश्चात और उत्तर की तरफ जाती हैं और 21 जून को कर्क रेखा पर चमकती हैं। यानी 22 दिसंबर से 21 जून तक हमारा सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। सूर्य की लंबवत किरणें किधर खिसक रही होती हैं? उत्तर की तरफ खिसक रही होती हैं। 21 जून से 22 दिसंबर तक हमारा सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है। और 22 दिसंबर से 21 जून तक
हमारा सूर्य उत्तरायण होता है। स्पष्ट हुआ? जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें लंबवत पड़नी शुरू हो जाती हैं। आप लोग कैसे कॉलम बनाएंगे? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, ऐसे कॉलम बना लेंगे आप लोग। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। 21 मार्च से 23 सितंबर और 23 सितंबर से 21 मार्च। आप लोग देखेंगे जब 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसके पश्चात और उत्तर की तरफ जाती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, उसके पश्चात फिर दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू हो जाती हैं और फिर 23 सितंबर को कहां पर चमकती हैं? विषुवत रेखा पर चमकती हैं। यानी हमारा सूर्य 21 मार्च से 23 सितंबर तक किस गोलार्ध में लंबवत चमकता है? उत्तरी गोलार्ध में। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। और जैसे ही सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकनी प्रारंभ होती हैं, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? दिन पाया जाता है। उस समय उत्तरी गोलार्ध पर दिन पाया जाता है और उसके ठीक विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर रात पाई जाती है, नाइट पाई जाती है। और 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की किरणें जाती हैं दक्षिण की तरफ और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकती हैं, फिर लौटना प्रारंभ करती हैं। 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती हैं। या आप कह सकते हैं कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की लंबवत किरणें किस गोलार्ध में पड़ती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। और जब सूर्य की सीधी किरणें, लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही होती हैं, तो उस समय दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। उत्तरी ध्रुव पर क्या होगी? रात होगी और दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा। और हम देखेंगे कि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच लगभग 6 महीने का अंतर होता है। कितने महीने का? 6 महीने का अंतर होता है। इसलिए कहा जाता है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। यानी हमारा सूर्य 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति में क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पर क्या होगी? दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर रात होगी। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 23 सितंबर से 21 मार्च तक जब सूर्य की सीधी किरणें किस गोलार्ध में पड़ती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, तो उस समय दक्षिणी ध्रुव पर दिन पाया जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या पाया जाता है? दक्षिणी ध्रुव पर दिन पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पर रात पाई जाती है। स्पष्ट हुआ? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 6 महीने की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रातें पाई जाती हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस पथ पर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस पथ पर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है। अर्थ और सन। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस पथ पर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है। इसलिए हमारी पृथ्वी एक बार सूर्य के निकटतम होती है तो एक बार अधिकतम दूरी पर होती है। क्या होती है? एक बार निकटतम दूरी पर होती है तो एक बार अधिकतम दूरी पर होती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उस समय हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी दूर होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। और इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। पेरीहिलियन के नाम से जाना जाता है। पेरीहिलियन के नाम से जाना जाता है। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस समय 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है। कितनी होती है? 15.2 करोड़
किलोमीटर की दूरी पर होती है और उस अवस्था को अपसौर के नाम से जाना जाता है। उस अवस्था को अपसौर के नाम से जाना जाता है, अपेहिलियन के नाम से जाना जाता है। उस अवस्था को अपेहिलियन के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के निकटतम बिंदु पर होती है तो उस समय हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और उस अवस्था को उपसौर्य की अवस्था कहते हैं, पेरिहिलियन की अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 3 जनवरी को आती है। कब आती है? 3 जनवरी को होती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के निकटतम बिंदु पर होती है। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है और उस अवस्था को अपसौर्य कहते हैं, अंग्रेजी में अपेहिलियन कहते हैं। और यह अवस्था 4 जुलाई को आती है। कब आती है? 4 जुलाई को। अपसौर्य की अवस्था कब होती है? 4 जुलाई को होती है। स्पष्ट। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, ये दूरी कहां से निकाल लेते हैं? ये सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र से दूरी नहीं की जाती, सतह से नहीं ली जाती है दूरी। कहां से ली जाती है? केंद्र से दूरी ली जाती है। पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र से दूरी 14.7 करोड़ मीटर, यहाँ केंद्र से 15.2 करोड़ किलोमीटर। अगर आपसे पीछे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, तो अधिकतम प्लस न्यूनतम बटे 2। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं 15.2 और 14.7 को, तो कितना हो जाएगा? और 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 1 2 5 10। इस तरह से अगर कहा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है, 14.95 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? जब हमारी पृथ्वी सूर्य से कितनी औसत दूरी पर है? 14.95 करोड़ किलोमीटर है। निकटतम अधिकतम इसको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। हमारी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी निकल आती है। स्पष्ट हुआ? ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे आप, या हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए कहां तक आपको याद है। अगर आपसे कहा जाए कि किस तिथि को दिन रात की लंबाई बराबर होती है, किस तिथि को दिन रात की लंबाई बराबर होती है? अब विकल्प में आपको बहुत सारी तिथियां दी रहती हैं, लेकिन आपने देखा कि 2 ही तिथियों को धरती पर दिन रात की लंबाई बराबर होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब किसी भी रूप में उत्तर आए तो आपको देना है 21 मार्च और 23 सितंबर। दोनों हो तो दोनों को, एक हो तो एक को। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारी पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई क्या होती है? बराबर पाई जाती है। हम लोगों ने देखा था कि 21 मार्च की स्थिति को क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर की स्थिति को ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष में 2 काल आते हैं। विषुव या इक्विनॉक्स के वर्ष में 2 काल आते हैं जब दिन रात की लंबाई बराबर होती है। वो कौन सी होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर होती हैं। अगर आपसे कहा जाए वर्ष भर दिन रात कहां पर बराबर होते हैं? वर्ष भर दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? तो आपसे कहा जाए उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पर, कहीं नहीं। तो आपका उत्तर क्या है? भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात की लंबाई क्या होती है? बराबर पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात की लंबाई बराबर पाई जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। तो कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, कहां पर होगा? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। हम लोगों ने देखा था सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून को। और इसमें दिया है
कि उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क संक्रांति होती है यानी 21 जून की स्थिति होती है, तो हम लोगों ने देखा 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रातें होती हैं। तो अब 12 घंटे की होगी तो कहां पर होगी? भूमध्य रेखा पर होगी, जहां दिन रात की लंबाई वर्ष भर समान पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? सबसे छोटा दिन कब होता है? जब दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं, कब? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में उसी समय 22 दिसंबर क्या होती है? सबसे लंबी रातें होती हैं और सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन पूछा गया तो इसका मतलब 22 दिसंबर को। कब कब? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन पूछा जाए तो 21 जून को। और सबसे बड़ी रात पूछी जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कब? 22 दिसंबर को। और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। आप कहते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, तो सबसे छोटी रात कब होगी उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून को होगी। उसका उल्टा, बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। और सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। तो सबसे छोटा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? 22 दिसंबर को होगा। और इसी के ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। हम ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब पड़ता है? ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब पड़ता है? ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति 21 जून की स्थिति को पड़ती है। और शीत अयनांत या मकर संक्रांति कब पड़ती है? 22 दिसंबर को पड़ती है। बहुत सारी तिथियां आती हैं, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि मकर रेखा नहीं गुजरती है, क्या है? मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगर विकल्प लिखा जाए बोल्विया, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील। आप लोगों ने देखा था कर्क रेखा की, मकर रेखा की अगर बात की जाए तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कितने देश? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजर रही थी। और इसमें एक देश बोल्विया दिया है, बोल्विया से मकर रेखा नहीं गुजरती। उत्तर कौन होगा? बोल्विया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा और हम लोग आगे पृथ्वी की जो सतह है या कहिए महासागर तथा महाद्वीप के नितल की उत्पत्ति, जमीन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहां हम लोग दो संकल्पनाएं पढ़ेंगे। वेगनर की महाद्वीपीय संकल्पना और प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना, प्लेट विवर्तनिक संकल्पना, दो संकल्पनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कमेंट करते रहिए और जो भी सुझाव हो आप देते रहिए कमेंट में। उस तरह की क्लासें और अच्छी की जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।